नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आदिम अर्थव्यवस्था और सामाजिक मानव शास्त्र के परिचय के वीडियो हमने शेयर किए हैं। अभी शुरुआत में हम छोटी वीडियो आपके सामने शेयर कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि बहुत ही सरल रूप में ई कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ई कंटेंट के अलग अलग स्वरूप हैं और हम चाहते हैं कि उसमें डाइवर्सिटी रहे, आप हमसे जुड़े रहें, रोचकता भी बनी रहे और आपको कंटेंट दिखे भी और हम उसे समझा सकें ताकि आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएँ। प्रिय छात्रों, आने वाले समय में और डिटेल और अधिक समय के वीडियो जल्दी आपके सामने आएंगे। लेकिन कोई भी नई चीज़ जब भी हम शुरू करते हैं तो उसको पहले सरल स्वरूप में शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसको बड़े स्वरूप में और अधिक विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करते हैं ताकि उसके साथ हम बेहतर ढंग से एडजस्ट हो सकें और उसको बेहतर ढंग से काम में ले सकें, उससे सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान सहित पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 इस महामारी ने हमें टीचिंग लर्निंग के इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग पर ला दिया है और अब यही न्यू नॉर्मल है हमारे लिए और इसे हमें स्वीकार करना है। इसके साथ हमें आगे बढ़ना है और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें देश काल और परिस्थितियों के अनुसार नई चीज़ें स्वीकार करनी होती हैं। क्योंकि इस साल अभी आपकी परीक्षाएं नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। आप को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, तो अब है जो आपको औसत अंक मिल जाएंगे। आपको किस तरह प्रमोट किया जाना है और किस तरह अंक निर्धारण होंगे, इसके लिए यूजीसी की गाइडलाइंस आने वाली हैं। उनके आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेंगी। वह जल्दी हमारे सामने होगा। हमें किसी भी तरह का एकेडमिक लॉस नहीं होने देना है। नियमित रूप से पढ़ना है, अच्छी किताबों से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना है। इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बेहतर पोजीशन में रहें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझा हो और आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी उस सब्जेक्ट के बारे में, उसकी उपयोगिता, प्रासंगिकता के बारे में बता सकें और जिस भी फील्ड में भविष्य में आपको आगे अपना करियर बनाना है, वहाँ उस सब्जेक्ट की उपयोगिता और उसके ज्ञान को आप काम में ले सकें। किसी भी विषय को पढ़ने के दो ही उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से, कि उस विषय के ज्ञान अर्जन के आधार पर आप जीवन में बेहतर ढंग से काम कर पाएँ, उस ज्ञान को अप्लाई कर पाएँ और दूसरा उस ज्ञान के आधार पर आप समाज के बेटरमेंट के लिए कुछ काम कर सकें। तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र का जो ज्ञान है वो आपके करियर में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए और समाज में आपको बेटर योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है, विशेष आपको ज्ञान प्रदान करता है। हमें वही सीखना है और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सामाजिक मानवशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, जनजाति की अवधारणा। देखिए छात्रों, भारत और हमारा जो राज्य राजस्थान है, ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं और भारत की बात करें तो गोंड है, भील है, संथाल है, मीणा है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, टोडा है, कोटा है इत्यादि अनेक जनजातियाँ भारत में विद्यमान हैं। राजस्थान की बात करें तो मीणा है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, इस तरह की जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। जनजातियाँ जंगलों में रहती है, पहाड़ी दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहती है, वो सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आई हैं। उनकी संस्कृति अधिक
विकसित नहीं हो पाई है, और वो समाज के आदिम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए हम उनको आदिम लोग कहते हैं, आदिम समाज कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। इन्हीं के लिए दूसरा शब्द है वह जनजाति है। भारत में जनजातियों की विविधता विद्यमान है, इसलिए भारत को विविधता का अजायब घर कहते हैं, म्यूजियम ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, जनजाति, इन सब चीज़ों की इतनी विविधता है, और ये विविधता में एकता और एकता में विविधता, यही भारतीय समाज की विशिष्टता है। यहाँ की जो समेकित संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, वह हमारी एक समृद्ध विरासत है, हमारा गुण है, हमारी ताकत है। और जो जनजातीय समाज है उसी का ही एक हिस्सा है, भाग है। इन जनजातियों को हम आदिम समाज भी कहते हैं। आदिम समाज को अगर सरल परिभाषा के रूप में अगर देखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि आदिम समाज जनसंख्या, क्षेत्र व सामाजिक संपर्क की दृष्टि से छोटे, निर्वाह अर्थव्यवस्था वाले, सरल प्रौद्योगिकी व सरल श्रम विभाजन युक्त समरूप समाज होते हैं। यही जनजातीय समाज कहलाता है। भारत की जहाँ तक बात है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 705 जनजातीय समूह हैं, जो 10.43 करोड़ जनसंख्या के साथ कुल जनसंख्या में 8.6% हिस्सा रखते हैं। और राजस्थान की जहाँ तक बात है तो राजस्थान में भी जो जनजातीय जनसंख्या है वह लगभग 17% के आसपास है, और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। ये महत्वपूर्ण भाग है समाज का, इसलिए जनजातीय समाज को, जनजाति की अवधारणाओं को समझना सामाजिक मानव शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। आइए सर्वप्रथम हम जनजातीय समाज के इस अवधारणाओं को समझने के लिए, जनजाति की अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक मानव शास्त्रियों ने जो जनजाति की परिभाषा दी है उस पर चर्चा करते हैं। गिलिन एंड गिलिन एक समाजशास्त्री हुए हैं, उनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि स्थानीय आदिम समूह है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता है तथा एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, उसे जनजाति कहते हैं। सामान्य से तात्पर्य यहाँ कॉमन से, एक ऐसा आदिम समूह है, प्रिमिटिव ग्रुप, जो एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया में रहता है, कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होती है, तो उसे हम जनजाति कहते हैं। इसी तरह भारत के दो प्रख्यात सामाजिक मानवशास्त्री हैं, डॉक्टर DN मजूमदार। उनकी पुस्तक है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने जनजाति को इस तरह परिभाषित किया है कि जनजाति अनेक परिवारों का एक समूह है। जनजाति अनेक परिवारों का एक समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, एक सामान्य कॉमन भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय व उद्यम के क्षेत्र में कुछ निषेधों का पालन करते हैं, और एक निश्चित और उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। बहुत ही व्यापक परिभाषा दी है DN मजूमदार साहब ने। इन परिभाषाओं का जो सार है उसको हम कह सकते हैं कि जनजातीय व क्षेत्रीय मानव समूह है। जनजाति ट्राइब व क्षेत्रीय मानव समूह है जो सामान्य नाम, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक, आर्थिक संगठन और सामाजिक नियमों द्वारा संगठित होता है। यह जनजाति के एक सार रूप में परिभाषा हम मान सकते हैं। ये जनजाति की परिभाषा का सार है, और यह जनजाति की सारगर्भित अवधारणा है। अब जनजाति के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए और इसको व्यापक रूप से जानने के लिए हमें जनजातियों की सारगर्भित जो विशेषताएं हैं उनको समझना है, जो सामाजिक मानवशास्त्रियों ने दी हैं। जनजातियों की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषता है वह है कि जनजाति अनेक परिवारों का एक समूह है। ये एक छोटा समूह है
जिसमें एक से अधिक परिवार सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे परिवारों का समूह भी कहते हैं हम। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, यानी एक क्षेत्रीय मानव समूह है। हम इसलिए कहते हैं इनको कि एक निश्चित भूभाग में ये निवास करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में जैसे सहरिया जनजाति है, तो जो बारा जिला है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। इसी तरह सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वहाँ पर भील है, गरासिया है, इन जनजातियों का निवास है। तो इनका अपना एक निश्चित भूभाग होता है। तीसरी जो विशेषता है कि प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है। जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, उसी में वो बातचीत करते हैं, उसी के माध्यम से उनमें सामाजिक अंतरक्रिया होती है, संचार होता है। तो उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। हाल ही के अध्ययनों में ये सामने आया है कि जनजातियाँ लुप्त होने के साथ उनकी भाषाएं भी लुप्त हो रही हैं। चौथी जो विशेषता है वह ये कि प्रत्येक जनजाति का एक सामान्य नाम होता है, जैसे भील है, मीणा है, टोडा है, बिरहोर है, गारो है, खासी है, गोंड है, ये सब जनजातियों के नाम है। हर जनजाति का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है। पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य संस्कृति होती है, इनमें दृढ़ सामुदायिक भावना होती है, इनकी कॉमन कल्चर होती है और इनमें सामुदायिकता की भावना बहुत सुदृढ़ होते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, अपनी विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण करते हैं और सांस्कृतिक नियमों का बड़े अनुशासन के साथ पालन करते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं। छठवीं जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह ये है कि प्रत्येक जनजाति का एक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन होता है। ये यानी हर जनजाति एक उसका अपना एक विशिष्ट सामाजिक संगठन होता है, जिसमें उनके परिवार, विवाह, नातेदारी, धार्मिक इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है। उसी के आधार पर उनमें जो नियम है, प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन किया जाता है। और ये जनजातियों की सार रूप में 6 विशेषताएं हैं जिन पर हमने चर्चा की है। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनजाति समाज है वो अपने आप में विशिष्ट है और भारत में जो जनजातीय समुदाय है वो भारत की विविधता में अपना योगदान देता है, अपना अलग और एक विशिष्ट स्थान रखता है। और यही कारण है कि भारतीय समाज जो विविधता में एकता और एकता में विविधता के लिए जाना जाता है। और इन विविधताओं के कारण हम भारतीय समाज को बहुलवादी समाज कहते हैं। यह जनजाति की सार रूप में अवधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, जनजाति की परिभाषा पर चर्चा की है और जनजाति की विशेषताओं को आपने सामने रखा है और सरल रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। और हमारे इन वीडियो लेक्चर्स के साथ आप सामाजिक मानव शास्त्र की अच्छी पुस्तक से साथ साथ में अध्ययन करते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और एक बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। इस आधार पर अपनी परीक्षा में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और इस विषय को भी गहराई से जान सकेंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो समाजशास्त्र की चर्चा हुई, इसके साथ ही मैं आपके जीवन से संबंधित उपयोगी कुछ चर्चा भी करना चाहता हूँ। कोरोना का संक्रमण निरंतर देश में बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने भारत सहित पूरी दुनिया को चिंता में, संकट में डाल दिया है। पूरी दुनिया उसका मुकाबला कर रही है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हम सबको इससे मिलकर लड़ना है और हाल फिलहाल बचाव ही उपचार है। हमें भारत सरकार और राज्य सरकार की दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार बहुत सख्ती से, अनुशासन के साथ, नियमित रूप से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, यानी कि हमें कम से कम
2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, सार्वजनिक जगह पर नहीं थूकना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने और आवश्यकता के अनुसार जिन चीज़ों को हम धो नहीं सकते या जब कभी हमारे हाथ साफ हों और हम काम कर रहे हों उस समय नियमित रूप से हमें सैनिटाइज़र का भी यूज करते रहना है। इन सावधानियों का पालन करके न केवल हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। और आ, इस तरह की महामारी में एक आम नागरिक का इससे बड़ा और योगदान क्या हो सकता है कि वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने समुदाय के स्वास्थ्य को बचाने में अपना योगदान दे। और शिक्षित समुदाय से, विशेष रूप से शिक्षकों से, छात्रों से, समाज की और सरकार की यही अपेक्षा रहती है कि वो उनका जो आचरण है वो अनुकरणीय हो। समाज टीचर्स के व्यवहार को बहुत गहराई से नोटिस करता है और छात्र भी बहुत गहराई से नोटिस करते हैं। इसलिए हमारी शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने छात्रों को सही बात बताएं, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अच्छा नागरिक बनाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और साथ ही समाज में बेहतर योगदान देने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, सफलता है, हमारे ज्ञान की सार्थकता है, हमारी पढ़ाई की सार्थकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हल्की सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। सड़कों पर हम साइन बोर्ड पर लिखा हुआ देखते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। इसलिए हल्की सी लापरवाही भी हमारे परिवार के और हमारे समुदाय के और हमारे मित्रों के, नज़दीकी लोगों के जिनके हम संपर्क में आते हैं, उनके जीवन को संकट में डाल सकती है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अनुशासन में रहना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है और कोरोना संक्रमण के रोकने से संबंधित इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। इस लड़ाई में यही हमारा सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद।